हमें क्या पूछना है? चलो, आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया। जितना हो सके उतना क्वेश्चन करो, आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं, मेरा क्या, मैं करूंगा मुझे आएगा, आप करोगे आपको आएगा। हम्म। तो हम पिछली क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आई होप आपको याद होगा। कहाँ तक हमने खत्म किया था, कुछ याद है? हमने डिसोसिएशन ऑफ वाटर तक देख लिया था। कैसे के डब्ल्यू निकालते हैं, के डब्ल्यू का वैल्यू एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ये हम देख चुके थे। नाउ हम फिर से अपने जो वीक एसिड का डिसोसिएशन था, अगर आपको याद हो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर बटे वन माइनस अल्फा ऐसा कुछ करके आया था। हम वहीं पे फिर से जा रहे हैं और वहां से हम पीएच का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अगर कोई भी वीक एसिड एच ए हो, या सीधे एसिटिक एसिड ही मैं लिख ले रहा हूँ, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये वीक एसिड एच ए से भी दिखाया जाता है, एच प्लस प्लस ए माइनस की जगह पे यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस आ जाएगा। मैं रियल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब बोला जाता है, लेट सपोज यहाँ पे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी हो, तो वो ये सब जीरो जीरो होंगे डिसोसिएशन से पहले जस्ट। बाद में अगर इसमें से अगर कह दिया जाए कि अल्फा फ्रैक्शन टूट गया और वो H प्लस और सी एच थ्री सी ओ माइनस में चला गया, तो ये सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। और एक मोल से एक एक मोल बन रहे हैं, तो ये सी अल्फा बनेंगे दोनों। ठीक है। अच्छा, ये कभी अगर दिमाग में आए कि हम कंसंट्रेशन में से क्यों घटा रहे हैं, तो एक्चुअली जब वॉल्यूम से, ये पता है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो चूंकि सबके लिए वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर मान लो, 1 लीटर इसको लिया गया था, तो 1 लीटर में ये टूट रहा है, 1 लीटर में ही ये भी बन रहा, टूट के। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि C इंटू वी करना होता है। यहाँ पे C इंटू वी करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा ना। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये यहाँ V से मल्टीप्लाई करो तो CV हो जाएगा इनिशियल मोल। तो यहाँ CV नंबर ऑफ मोल इनिशियल, यहाँ CV इंटू अल्फा, अल्फा फ्रैक्शन है 1/2 1/3 कितना टूटा है, तो V से सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल जब हम लास्ट में जाते हैं, V का कुछ भी बचता नहीं है, सब V कट जाते हैं। हर जगह VVC के साथ बस VV लगना है और कुछ नहीं। और वैसे भी हम अगर 1 लीटर के लिए डिफाइन कर रहे हो तो V1 हो जाता है। ठीक। तो कोई मतलब नहीं रहता, बट ये याद रखना कि एक्चुअली हम ये कंसंट्रेशन में से जो घटा रहे हैं, एक्चुअली ये केवल कंसंट्रेशन नहीं है, इसको हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन पर, ये जो पर लीटर है वॉल्यूम हमने वन मान ले रखा है, तो सी एन के बराबर होगा ना। अगर वी को 1 लीटर ले लिया जाए, तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम को मैंने अगर 1 लीटर ले लिया तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल के इक्वल हो जाएगा। तो बस यही मान लो कि 1 लीटर हमने ले लिया है और तब फिर हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। हेलो। हाँ। तो यहां से अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें के मान लो। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अलग अलग डिराइव किए जाते हैं। अगर किसी सॉल्ट का डिसोसिएशन हो रहा है तो केडी दिखाते हैं। पर अगर एसिटिक एसिड का हो रहा है, कोई एसिड का हो रहा है, तो उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के ए से दिखाते हैं। ऐसे ही कोई वीक बेस होगा, उसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हम दिखाएंगे, वो टूट रहा होगा, आयनाइज हो रहा होगा, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिखाएंगे। मोस्ट जब हम सॉल्ट का कहते हैं तो डिसोसिएशन बोलते हैं, और किसी एसिड का बोलते हैं आयनाइज हो रहा था, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें एसिड के लिए के ए और बेस के लिए के बी। तो अगर मान लो एसिड के लिए के ए हो, तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सब हम कर चुके हैं पहले ही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट इज सी माइनस सी अल्फा। ये मैं पिछले क्लास में सब बता चुका हूँ। सो के इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे सी इंटू वन माइनस अल्फा, एंड सी इज कैंसिलिंग आउट। सो हियर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा।
ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यहां से आपका आ जाएगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां सी होता है कंसंट्रेशन और अल्फा होता है, सी आपका है कंसंट्रेशन और अल्फा है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहां से अगर हम कहते हैं कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मीन्स जो डिसोसिएशन हो रहा है वो बहुत कम अगर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर एंड 1 - अल्फा को हम जीरो मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं वन के सामने। लेट्स सपोज 0.005%, ऐसे करके बहुत बहुत कम अगर डिसोसिएशन हो रहा, लाइक 5% को निकलो लिखोगे तो 0.05 आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहां से अच्छा, कभी भी ये अगर आपके दिमाग में आए, जैसे मेरे पहले आता था कि जब हम अल्फा जीरो कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे, ऊपर भी कर लेते। तो हमेशा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम ये अप्रोच अपनाते हैं कि अगर एक के सामने दूसरा छोटा है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, कभी मल्टीप्लाई में नहीं करना है ऐसा जीवन में, या डिवाइड में। हमेशा केवल और केवल एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा तो हम एक को दूसरे के सामने छोटा या बड़ा दिखा के उसे हटाते हैं। ठीक है? तो यहां से के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यहां अल्फा नीचे 1 - अल्फा को हम जीरो करेंगे, ना कि सी अल्फा स्क्वायर में इस अल्फा को। तो यहां से जो आपका सी आ जाएगा, या अल्फा ही निकाल लो, मोल फ्रैक्शन कभी कभी निकालने को आपको देता है कितना टूटा होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी रूट के अंदर। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आप बेस के लिए करोगे तो यहाँ के की जगह पे के भी आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है? अल्फा को यहाँ में लिखा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है अगर आपको ना पता हो, तो नंबर ऑफ मोल कितने टूट गए, डिसोसिएट हो गए या आयनाइज हो गए अपॉन कितने पहले थे। यह होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड आयनाइज्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इनिशियली। जब टूटना शुरू नहीं हुआ था उस समय पे कितना था नंबर ऑफ मोल, और उसमें से कितना टूट गया, इसी मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं। जैसे 1/2 का मतलब क्या है कि 2 पहले प्रेजेंट था, उससे 1 टूट गया, आधा। ठीक है? ठीक। तो अल्फा आपका रूट के ए बाई सी हो गया। यहां से हम पीएच डिफाइन करते हैं। पीएच कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, ये आपका H प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा है ना, तो कभी याद रखना अगर किसी वीक एसिड का पीएच पूछे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये वीक एसिड है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स सी, या सी अल्फा। सी आपका कंसंट्रेशन होता है एसिड का, और अल्फा होता है कितना मोल फ्रैक्शन उसका टूटा हुआ है। ठीक है? सो H प्लस कंसंट्रेशन कभी दिखाना हो तो सी अल्फा होता है। अब यहां से हमें ये पता है, अल्फा पता है, तो हम यहीं से निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। हम सी से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सी अल्फा इज इक्वल टू सी रूट के बाई सी
और इसको रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये रूट अंडर के इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में सी जैसे वैसे रहेगा। कैसे होता है, अगर यहाँ 4:4 हो तो रूट से निकलने के बाद 4 केवल बाहर निकलता है, 2 की क्लबिंग करके निकालते हैं ना बाहर रूट से। ऐसे होता है ना, 2 इंटू 2 को बाहर जब लिखेंगे तो इसको बराबर 2 लिखेंगे। क्यूब रूट अगर यहाँ 3 होता है तो 3 की क्लबिंग करके एक को बाहर निकालते हैं, जब केवल रूट होता है तो दो दो की क्लबिंग करके। तो ऐसे ही जब एक ये जो बाहर है उसे जब अंदर ले जाओगे तो वो 2 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 2 बन जाएगा। यहाँ सी है तो अंदर जाने पे सी इंटू सी बनेगा। अंदर ले सपोज कहीं अगर सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी लिखा है तो ये दो और फिर ये दो, यानी 2 बार सी निकलेगा बाहर। सो दिस इज इक्वल टू, एक सी यहां से निकलेगा एक सी यहां से, तो ये सी स्क्वायर होगा। और देखो सी स्क्वायर का रूट ये यहां से निकला है रूट के अंदर से, स्क्वायर करोगे इसका दोबारा तो फिर से सी की पावर 4 में चला आएगा। समझ में आया? और यहां से भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, ये सी अल्फा स्क्वायर से दोनों तरफ आप सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आपका आ जाएगा। यहाँ के इज इक्वल टू है ना, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। लेट सपोज मैं वहीं से लेके आपको दिखा देता हूँ ताकि समझना आसान होगा। ये तो रूट के लिए मैथ में अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर देखो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यहीं से के बाई सी करके रूट लिया था, तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सी टाइम्स के ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऐसे होगी ना। अब इस रूट को इधर लेके चले आए तो ये हो जाएगा रूट अंडर के इंटू सी इज इक्वल टू सी अल्फा, यही होगा। और सी अल्फा जो होता है वो एच प्लस कंसंट्रेशन होता है, रूट के इंटू सी। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू तो हमें पता होता है, पर हमें एच प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा होता है। तो यहां से आपको दो पता चला, एच प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा भी होता है। अगर अल्फा दिया हो तो कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके आपका एच प्लस कंसंट्रेशन आएगा। और आपको अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो तो वहां डिसोसिएशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसका रूट लेना है। ठीक, अब देखो यहां से, अब एच प्लस कंसंट्रेशन आपको पता है, पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच स्केल पढ़ा है? मैं पहले यहाँ पे पीएच स्केल आपको बता देता हूँ, देन में पीएच स्केल क्या होता है। द पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव नेगेटिव लॉगरिथम लॉगरिथम 10 बेस 10 पे लेते हैं, 10 बेस ऑफ द एक्टिविटी 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 किसका, एच प्लस कंसंट्रेशन का, ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, हाइड्रोजन आयन की जब एक्टिविटी है तो एच प्लस कंसंट्रेशन कैसे आता है? तो एट लो concentration the of hydrogen ion activity of hydrogen ion is numerically equal to its molarity molarity means H plus concentration।
क्या मतलब इसका? एक्चुअली जो पीएच डिफाइन होता है ना, वो ऐसे होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस में नेगेटिव लॉग लॉग ऑफ बेस 10 पे एक्टिविटी ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है। ठीक। बट चूंकि जो पीएच होता है, वो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन क्यों आता है? क्योंकि जो एक्टिविटी होता है ना H प्लस का, वो मोलैरिटी की इक्वल होता है, इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन से रिप्लेस करते हैं। तो ये पीएच हो जाता है यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये कह रखा है कि कंसंट्रेशन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मोलैरिटी, लेकिन ये एट लो कंसंट्रेशन पे होता है, याद रखना। तो चूंकि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो बहुत लो लो कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट जो फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है ज्यादातर, वो यही पढ़ाया जाता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। ऐसे ही पीके अगर पढ़ाया जाता है तो याद रखना पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के होता है। ये सब पढ़ाया हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ा रहा था। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया था कि के वैल्यू ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और पीके वैल्यू कम होना चाहिए क्योंकि निगेटिव, इस साइन निगेटिव के कारण। समझ में आ रहा? हेलो? यहीं पे हो? ठीक है। ये आपका पीएच, पीएच तो ये होता है, और पीओएच अगर डिफाइन करना हो, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कंसंट्रेशन, ये भी होता है। और क्या आपको बता दूं, के डब्ल्यू हमने कहा था कि H प्लस कंसंट्रेशन वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे तो बोलते हैं हम, आयनाइज कर रहे हैं तो मतलब वही है, बस टर्म अलग है। सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन होता है। हेलो? हेलो? ठीक है। अब के डब्ल्यू कितना होता है? तो 10 की पावर माइनस 14 होता है, याद है? कैसे आता है? तो हमने कहा था कि H प्लस कंसंट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 7 होता है, तो चूंकि ये इक्वल होगा, डिसोसिएशन में जितना H प्लस बना होगा उतना ही OH माइनस बना होगा, तो H प्लस OH माइनस बराबर तो 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। याद आया? हेलो? अब आप दोनों तरफ माइनस में लॉगरिथम ले लो, इन दोनों की तरफ क्या हो जाएगा ये देखो। ये माइनस लॉग ऑफ, लॉग जब भी लिखा है समझ लेना बेस 10 पे है, 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। अब इस माइनस को आगे लेके चले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 14 केवल लॉग ऑफ बेस 10, और बेस 10 पे लॉग का वैल्यू 1 होता है। और ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस को मा- बाहर रख लो, और इसको अलग अलग लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये आपका बन जाएगा लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन प्लस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है। लॉग, इस माइनस को मैंने बाहर लिया, इसमें ब्रैकेट मान लो लगा लिया, और लॉग ए इंटू लॉग बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक। अब ये log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन से ये हो जाएगा, इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, और फिर ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। क्या समझ में आ रहा? हेलो? एम आई ऑडिबल?
फिर अनम्यूट करके रखो और बोलो, नहीं तो मेरे को नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन को इधर प्लस लगा के इस माइनस को अंदर ले लिया, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, ऐसे। अब हमें पता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन क्या होता है, पीएच, और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन होता है पीओएच। क्या समझ में आया? तो यहां से आपका ये आ गया पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। ठीक है, और ये सब हमने निकाला है एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार कहा था कि पीएच और पीओएच 12 होता है अगर हम 90 डिग्री पे बात करते हैं, तो ये 10 की पावर -14 की जगह पे 10 की पावर -12 होता है। और pH प्लस POH इज इक्वल टू 12 एट 90 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं है कहाँ पे। तो जो पीएच और पीओएच होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो के वैल्यू आएगा जो टूटेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका जो एसिड टूट रहा है वो ज्यादा टूटेगा, इसके कारण ऐसा होता है। हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएशन बढ़ जाता है, आयनाइजेशन पाओगे तो आयनाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां से अब हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना था। ये तो हमने पीएच देख लिया बीच में। ये जो हम वीक एसिड का ये पढ़ रहे थे ना, जो ये आपका था वीक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट के प्लस सी आया था फॉर वीक एसिड। वीक एसिड क्या आया था अभी? अभी आया था ना, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर के इंटू सी। देखो यहां, के इंटू सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ ऐसे लिख रहे हैं, माइनस में लॉग टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी। और इसका पावर जो है वो हमें ऐसे हाफ लगा दिया। सही है? अब देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन को मैंने पीएच लिख लिया। अच्छा, माइनस क्यों लिखा लिया था? तो बस इसीलिए लिया था, केवल लॉग क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता है कि पीएच बनाने के लिए मेरे को माइनस लॉग ऑफ चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरफ माइनस में लिया था। अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ। अच्छा, ये हाफ को आगे ले आ सकते हैं ना, ये हाफ आगे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ और ये के इंटू सी। ठीक है, यहां से पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ, के को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग के प्लस लॉग सी, ऐसे लिख सकते हैं अगेन। ए इंटू बी से लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। हमें पता है कि लॉग
ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए एंड माइनस लॉग सी। सी आपका कंसंट्रेशन चला आ रहा। फिर हम यहां लिख सकते हैं पी एच इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग के को पी के लिखा जाता है, पी के माइनस लॉग सी, यही आपका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में आपको के ए या माइनस के ए कुछ भी दे रखा होता है, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। के दिया है अगर एसिड का, वीक एसिड का, तो के लिखो। बे अगर पीके दिया है तो पीके लिखो, और जो उसका कंसंट्रेशन दिया है एसिड का वो पुट करो। तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन अगर ये दोनों आपको पता है, तो आप उस एसिड का, वीक एसिड का पीएच बता सकते हो। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से आपका वीक एसिड का पीएच निकाला जाता है। ठीक है। अब अगर यही बेस हो तो के की जगह पे केबी करना है और पीएच की जगह पे पीओएच करना है। किसी बेस के लिए निकालना हो तो पीओएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस का लॉग ऑफ के की जगह पे केबी माइनस लॉग सी एंड पीओएच ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस, अच्छा माइनस लॉग केबी को पी के भी लिख सकते हैं, तो पी के बी माइनस लॉग सी। तो इन दोनों में से जो चाहो वो फॉर्मूला यूज करोगे, एसिड बेस क्या दिया है उस बेसिस पे। अच्छा, क्या आपको याद रखना है, इसमें बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब अपने से हो जाएंगे। पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, लेट सपोज याद कर लिया। अब अगर पीके को पता है, अगर मान लो लेट सपोज क्वेश्चन में आपको पीके नहीं के दिया है, तो आपको पता होना चाहिए या होगा भी कि पीके जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ के होता है। ये लिखा है ना, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, तो पीके की जगह पे माइनस लॉग ऑफ के रख दो यहाँ पे, तो के का वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, ये तो हुआ जब एसिड की बात हो रही है। जब वीक बेस की बात हो रही है, लाइक NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी बात हो रही है उसमें क्या करेंगे, के की जगह पे जब बेस होगा तो ऑलरेडी आपको वहां पे के भी दे रखा होगा, और नहीं दे रखा तो 14 में से घटा के हम निकाल लेते हैं। ठीक। तो के की जगह पे के भी करोगे तो यहाँ पीएच नहीं आएगा, ये याद रखना है। जब भी के की जगह पे केवी करोगे, यहाँ पीओएच आएगा, पीओएच। फिर पीएच कैसे निकालेंगे, तो फिर पीएच निकालेंगे हम, क्योंकि आपसे पीओएच नहीं पूछता है, आपसे वो पीएच ही पूछता है, बेस का भी पीएच ही पूछता है। तो वहां पे फिर पीएच हम निकालेंगे 14 माइनस पीओएच करके। यहाँ पीओएच निकालोगे तो 14 में से घटा के तब आंसर दोगे। ये गलतियां होती हैं, बच्चे करते क्या है, जो पीओएच निकालते हैं वो ऑप्शन में चार में से एक दे रखा होता है, उसी को मार के चले आते हैं। ये नहीं देखते कि हमसे पीओएच नहीं पीएच पूछा है। और जब भी यहाँ केबी रखा है आपने, तो यहाँ पे पीएच नहीं आएगा, पीओएच आएगा। ठीक है। ये सब गलतियां तभी नहीं होंगी जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। आगे चलूं? ठीक है। कुछ के और केबी में रिलेशन है तो वो देख लो, के और केबी में क्या रिलेशन होता है। के ए, के बी एंड के डब्ल्यू। इसके लिए मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या होता है। के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है आपका के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी। और अगर इनका फिर से अगर लॉग लोगे तो लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग के बी आएगा, तो वहां से जो आपका पीके डब्ल्यू आएगा, के डब्ल्यू ये होता है, इसी को लॉग लोगे तो प्लस में चला जाएगा, तो पी के डब्ल्यू होगा
पी के प्लस पी के बी। तो के डब्ल्यू मल्टीप्लाई में होगा के इंटू के बी के, और पी के डब्ल्यू होगा प्लस में पी के प्लस पी के बी के। कोशिश रखना कि ये याद रहे। अगर ये मल्टीप्लाई वाला याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि इसी से ये बनता है। जस्ट यहाँ पे माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के इंटू के बी, फिर लॉग के इंटू के बी को लॉग के प्लस लॉग के बी, जो माइनस लगा था अंदर ले जाओ दोनों तरफ। समझ में आ रहा है या मैं करके दिखाऊं? सेम लाइक ऐसा होगा। ये जो था, यहां मान लो H प्लस कंसंट्रेशन के जगह पे के डब्ल्यू दे रखा है, ये ऐसा ही तो है ना। यहाँ के डब्ल्यू है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू के वी, बाकी सब वैसा ही। ये आप एक रिलेशन याद रखोगे, और ये याद ये दिस इज इक्वल टू 14 पी के डब्ल्यू जो होता है वो 14 के बराबर होता है। कब? 10 की पावर, सॉरी सॉरी, केवल 14। ये होता है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। अगेन जैसे ही इसको 90 पे करोगे, ये 12 और -12 हो जाएगा यहाँ पे। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर 01 मोलर CH3COOH is 1.8 into 10 की पावर -5, then calculate calculate dissociation constant of dissociation constant of constant of its conjugate base, its conjugate base। मुझे बताओ कि एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस, हाँ, CH3COO माइनस H प्लस देने के बाद जो बचता है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर, तो हमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, वीक एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें एसिटिक एसिड का दे रखा है कि अगर CH3COOH ये अगर जाता है डिसोसिएशन में CH3COO माइनस एंड H प्लस बनाने, तो इसका जो K वैल्यू होगा वो हमें दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट K, या आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकता था, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। तो ये हमें दे रखा है। हमसे पूछ क्या रखा है? अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होता, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। क्योंकि ये जो के होता है वो के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड होता है। के फॉरवर्ड का यूनिट होगा, के बैकवर्ड का भी यूनिट होगा, या के फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी नहीं होगा। नहीं, के फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी नहीं होगा। के फॉरवर्ड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, अगेन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। तो कुल मिला के जब भी आप के एफ बटे के बी करोगे फॉरवर्ड बटे बैकवर्ड, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं आने वाला। इसमें अगर एक से ज्यादा अगर आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं के एफ बटे के बी का, तो कुछ नहीं आएगा, पर के एफ और के बी का आ सकता है, क्योंकि यहाँ दिस मोल इंटू मोल मल्टीप्लाई होगा वहां पे। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं और कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं। बट हमेशा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका नहीं आएगा, के एफ बटे के बी हमेशा आपका यूनिटलेस होगा। तो के का वैल्यू इसीलिए देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इस कंजुगेट बेस, तो हमसे इस ये पूछ रखा है कि CH3COO माइनस जो है इसका कंजुगेट जो बेस है उसका क्या होगा। तो हमसे के बी पूछ रखा है एक्चुअली, के बी। तो कैसे निकलेगा? हमें पता है एक रिलेशन, क्या पता है कि जो के डब्ल्यू होता है
वो के इंटू के बी के बराबर होता है। यही पढ़ा है ना। और जो के डब्ल्यू होता है वो 10⁻⁻14 होता है, इज इक्वल टू के इंटू के बी। दैट इम्प्लाइज के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन के। और के हमें दे रखा है 0.01 मोलर, यही दे रखा है। अरे वो नहीं, ये कंसंट्रेशन है, ये है, सुनना होता है। 10⁻⁻14 अपॉन के का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसे सॉल्व करोगे, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। मैं देखता हूँ आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। मुझे जल्दी से बताओ कि इसका कितना आएगा सॉल्व करने पे। क्या आप सॉल्व कर लोगे इसे? करो ट्राई जल्दी, फास्ट। 5 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 5.6 इंटू 10⁻⁻10। गुड। तो ये आपका केबी का वैल्यू आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। आपको बस वो याद रखना होता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको ये क्लिक कर गया कि किस फॉर्मूले से आएगा, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। बस इतना ही करना होता है। ठीक है। तो ये था आपका मोनोबेसिक एसिड का। मोनोबेसिक डाई बेसिक का मतलब समझते हो क्या होता है? जब अगर कोई एसिड एक ओ एच माइनस को लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लाइक HCl, एक मोल HCl के लिए बस एक मोल NaOH चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो मोनोबेसिक है। लाइक H2SO4 अगर बात करें तो वहां दो H प्लस है ना। हेलो। H2SO4 में दो H प्लस हैं, तो उसके लिए दो OH माइनस चाहिए ना। तो इसलिए हम उसे कहेंगे डाई बेसिक है। H3PO4 में तीन H प्लस निकलेंगे, तो हम कहेंगे वो ट्राई बेसिक है। कितने बेस यूज होगा उसे न्यूट्रलाइज करने में, दैट विल डिफाइन मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। समझ में आया? हेलो। तो डाई एंड, फॉर डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड के लिए देखो कैसे हम पीएच का वैल्यू निकालते हैं। फॉर डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड्स, डाई एंड पॉलीबेसिक का मतलब ये समझ लेना, हाउ मेनी मोल ऑफ OH माइनस रिक्वायर्ड required to neutralize 1 mole of acid, like HCl। HCl के लिए कितने मोल चाहिए? एक H प्लस आएगा, तो 1 मोल OH माइनस रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मोनोबेसिक, मोनोबेसिक।
H2SO4। H2SO4 तो क्या हो जाएगा? टू, अब H2SO4 में दो H प्लस आएंगे, सो 2 मोल of OH minus required to neutralize this. So this is a dibasic. H3PO4, H3PO4 के लिए कितना चाहिए? तो 3H प्लस आएगा, सो 3 मोल ऑफ OH माइनस रिक्वायर्ड, सो दिस इज अ ट्राइबेसिक। आइए समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ढेर सारे होंगे। अगर बहुत ज्यादा H प्लस निकलेगा 1 मोल से, मेजरली आप जो पढ़ते हो तो ट्राइबेसिक तक ही पढ़ते हो, पर जस्ट डिफाइन, अगर ज्यादा निकलेगा तो पॉलीबेसिक। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? ठीक है। अब ये समझ लो कि ये जो अलग अलग डाई ट्राई टेट्राबेसिक आते हैं, इनका जो H प्लस निकलता है, मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था आपको कि ये अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एक साथ दोनों नहीं निकलता, पहले एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है। तो ऐसा कह सकते हो, द डाइबेसिक, द डायाबेसिक, मोनोबेसिक तो हम ऊपर देख लिए, द डायाबेसिक एसिड, एसिड लाइक H2X, एक्स कुछ भी हो सकता है, बस दो उसमें H होना चाहिए बस। H2SO4, या यहाँ पे कुछ भी H2CO3, इस टाइप से X कुछ भी हो सकता है। So diabasic acid H2X may ionize in two step, may ionize in two step, two step। जैसे मैं रियल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि ऐसे अंधे में तीर ना मारना पड़े। मैंने सीधे H2SO4 ले लिया, ऐसे भी H2X से भी दिखा सकते हैं, पर वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले मान लो कि ये टूटा, तो ये HSO4 माइनस बनाएगा और एक H प्लस को रिलीज करेगा। समझ में आ रहा? और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वो लेट सपोज K1 है। ठीक है। अब ये जो HSO4 माइनस है, वो अगेन टू, और ये H प्लस देगा और SO4 2 माइनस बनाएगा और H प्लस बाहर आ जाएगा। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो K1 नहीं होगा, हमेशा जो दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो अलग होगा, K2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना, HSO4 माइनस से HSO4 माइनस कट जाएगा, और ये बनेगा कि H2SO4 फाइनली अगर टूटता है तो वो SO4 2 माइनस एंड दो H प्लस बनाता है, यही होगा। अब इसका अगर मैं नेट इक्वेशन के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट K लिखूं इस एसिड का, तो मुझे बताओ K क्या होगा? अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ रहे हो, कभी भी दो इक्वेशन को ऐड करके नेट इक्वेशन जब आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे ना। हेलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब एक ml से मिलता है, ml बनाता है K1 हो, फिर ml जो होता है एक और l से मिलता है, ml2 बनता है K2 हो। इस तरीके से ये K6 तक जाता है, और फिर K जो नेट आता है वो K1 प्लस K2, सॉरी K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K6 तक। याद आया?
तो बस वही वाला है, यहाँ पे 6 ना लेके बस दो इक्वेशन लिए गए हैं। तो ये k1 k is equal to k1 into k2। ठीक है, तो ये तो इसके लिए हो गया जब डाई बेसिक एसिड है। अगर पॉलीबेसिक होगा, फॉर पॉलीबेसिक, अच्छा यहां से पीके निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पीके इज इक्वल टू जो भी पहला एसिड का pK1 प्लस pK2 प्लस, अच्छा दो है तो बस दो तक। क्या समझ में आया आपको? हमेशा जो मल्टीप्लाई में होता है पीके में जाओगे तो एडिशन में आ जाता है। तब देखो, जो फॉर पॉलीबेसिक एसिड, सेम जो के है ना, वो के इज इक्वल टू जितने के आएंगे सबको मल्टीप्लाई, k1 into k2, पॉलीबेसिक में तो ढेर सारे H प्लस निकलेंगे, k2 k3 मल्टीप्लाइड बाई सबको। के क्या है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओवरऑल डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों मिलता है लिखा हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड। एंड k1 k2 क्या है, एक एक पहला H प्लस निकलने का कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दूसरे को, फिर तीसरा का, फिर चौथे का, ऐसे करके। समझ में आया? सिमिलरली अगर बेस के लिए लिखोगे, फॉर पॉलीबेसिक बेस, तो के की जगह पे के भी कर दो, हो गया, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम होता है। फॉर पॉलीबेसिक बेस, पॉलीबेसिक बेस का कोई एग्जांपल दे सकते हो? क्या कोई पॉलीबेसिक बेस आपको पता है? एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड के बारे में सुना है? हाँ, तो वो तीन आएंगे ना उसमें, तो ट्राई बेसिक भी बोल सकते हो, तीन से ऊपर बहुत ही कम मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये था आपका अलग अलग एसिड का कैसे कैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे। यहीं पे मेरे को आपको डाइल्यूशन का भी बता देना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या, कौन कौन सा फॉर्मूला निकालोगे याद रखना, मतलब लगाना है आपको। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपको पीएच निकालना है, तो वहां पे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन लगाना है आपको, बता देना है, या पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कंसंट्रेशन निकालना है, और आपको एच प्लस और पीओएच आएगा, और फिर पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच कर देना है। क्या समझ में आया? ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए आप लगाओगे ये फार्मूले को। ठीक है, अच्छा मान लो अगर
मिक्सचर दे दिया जाए तो क्या करोगे, दो एसिड को मिक्स कर दिया जाए तो? दो स्ट्रॉन्ग एसिड और दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिया जाए। मैं कह दूं कि 0.1 मोलर HCl और 0.2 मोलर HCl को मैंने ऐड कर दिया, बताओ मिक्सचर का पीएच क्या होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैं कह दूं कि लेट सपोज 0.1 मोलर आधा लीटर HCl था, उसमें 0.2 मोलर आधा लीटर HCl डाल दिया, दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन के HCl है, आधा आधा लीटर दोनों मिला दिया, बताओ मिक्सचर का कंसंट्रेशन क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच पूछ लूं या H प्लस कंसंट्रेशन, कैसे निकालोगे? तो फॉर मिक्सचर क्या करोगे? फॉर मिक्सचर, मिक्सचर किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। टू स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालना हो, फॉर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, और टू स्ट्रॉन्ग बेस, दो एसिड का या दो बेस का, एसिड और बेस का नहीं, मैं आपस में एसिड बेस नहीं मिला रहा, दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहा हूं, HCl अलग अलग कंसंट्रेशन के, या HCl H2SO4 मिला लिया, यहाँ पे दो बेस मिला रहा हूँ NaOH KOH, या अलग अलग कंसंट्रेशन के NaOH मिला दिया। समझ में आया? तो ये हम अगर मिला रहे हैं उसमें मिक्सचर का क्या होगा? याद रखना बेस के केस में हमेशा POH निकलता है और फिर उसको 14 में से घटाया जाता है। मैं पहले एसिड का लिख रहा हूं, तो देखो क्या करेंगे, H प्लस कंसंट्रेशन जो होगा, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अगर मेरे को H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल मान लो पहले वाले का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही पता है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब मैं मान लूं कि पहले वाले एसिड से N1 मोल H प्लस का आ रहा और दूसरे वाले एसिड से N2 मोल H प्लस का आ रहा, और टोटल पहला वाला V1 वॉल्यूम था और दूसरा वाला V2 वॉल्यूम था। V1 V2 सेम भी हो सकता, दोनों आधा लीटर मिलाओगे तो आधा आधा लीटर पुट करोगे, अगर एक 100 ग्राम मिलाओ, 100 ml मिलाओ, एक 500 ml मिलाओ तो वो पुट करोगे, जैसे आप चाहो वैसे पुट कर सकते हो। कैसा समझ में आया? C1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V1 एंड C2 इज इक्वल टू, लेट सपोज लिख दो, N2 अपॉन V2। तो यहां से पहला आपको पहला एसिड का मिला रहेगा C1 क्या मोल, 0.1 मोलर, लेट सपोज 10 ml, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का N1 आ जाएगा। C1 के जगह पे मैं M1 लिख रहा हूँ, ज्यादातर फॉर्मूले आपको ना M1 में, मोलैरिटी M1 में दे रखा होता है M में, तो मैं M1 हमको लिख रहा हूँ। सही है? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा वो N1 के जगह पे मैं लिख सकता हूं M1 V1 प्लस का M2 V2 अपॉन का V1 प्लस V2। अभी समझ में आया? अच्छा, इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है N फैक्टर, NF1 प्लस M2V2 NF2। NF क्या है? N फैक्टर है, इसको कहते हैं N फैक्टर। क्या बताता है ये? हाउ मच, हाउ मच या हाउ मेनी लिखो, हाउ मेनी H प्लस, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कम विथ 1 मोल ऑफ एसिड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 1 मोल एसिड से कितने मोल H प्लस मिलेंगे, वही एन फैक्टर होता है। समझ में आया? फॉर HCl
मुझे बताओ कितने H प्लस यहां से मिलेंगे। बताओ एन फैक्टर क्या होगा। पहले का 1 हो गया, इनका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। CH3COH, अगर यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो CH3COH आएगा ही नहीं। समझ में आया। एन फैक्टर का मतलब कितना H प्लस या कितना OH माइनस आएगा। एसिड की बात करेंगे तो H प्लस, बेस का बात करेंगे तो OH माइनस। लाइक NaOH का बात किया जाए तो एन फैक्टर 1 हो गया। KOH का बात किया जाए तो यहाँ से OH माइनस एक मिलेगा, K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये भी एक हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए, AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पेन फैक्टर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा। तो जब भी अगर मान लो लेट सपोज कि दो HCl को मिक्स करोगे तो ये भी 1 होगा, एन फैक्टर यहाँ भी 1 होगा। पर HCl और H2SO4 को यूज करोगे तो HCl के लिए तो 1 होगा, पर H2SO4 के लिए यहाँ 2 पुट करोगे। क्या समझ में आया। और यदि आपको पी H प्लस कंसंट्रेशन मिल गया तो फिर माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन लगा दो, आपको पीएच मिल जाएगा। ठीक। क्या समझ में आया। कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट pH of the mixture of 0.1 molar HCl, 10 ml with 0.5 molar H2SO4, 50 ml। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब आपसे पूछ रखा है कि मिक्सचर का पीएच बताओ। क्या मिक्स कर रहे हैं। 0.1 मोलर HCl है, 10 ml, और 0.5 मोलर लेट सपोज H2SO4 है, और वो 50 ml है। तो हम क्या करेंगे। देखो, हमें पता है H प्लस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, नंबर N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल पहले से कितना आ रहा, फिर दूसरे से कितना आ रहा, और फिर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। यही तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम। अब हमें पता है इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, N1 नंबर ऑफ मोल है, तो M1V1NF1 प्लस M2V2। अच्छा, अगर एक से ज्यादा एसिड हो, बेस हो, तो यहाँ पे प्लस में बढ़ा लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ये समझ में आ रहा ना। अगर एक से ज्यादा एसिड मिक्स किए गए हो तो दिस अपॉन V3 यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। एक से ज्यादा के लिए H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, एक से ज्यादा हूं तो M1V1NF1 प्लस M2V2NF2 प्लस डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने होंगे सबको ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना एक से ज्यादा के लिए। तो देखो, हमने दो के लिए ज्यादातर आपको बस दो ही मिलता है। तो M1V1NF1 प्लस M2V2NF2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पे लीटर वीटर नहीं बनाना, क्योंकि ऊपर ml करोगे, यहाँ भी ml करोगे, तो ये मिली मोल आएगा, ये भी मिली मोल आएगा। मोल की जगह पे मिली मोल आने लगेगा जब ml में पुट करोगे वॉल्यूम को, और नीचे भी ml में आएगा तो ml में से कट जाएगा, मिली मिली कट जाएगा। तो आपका H प्लस कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस ml को लीटर बनाना ही नहीं है। चूंकि फॉर्मूला में होता है कि H प्लस कंसंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर,
पर यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम है, ऊपर भी ये मिली मोल आएगा, तो मिलीलीटर और मिली वॉल्यूम से मिली कट जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हो जाएगा M1V1 NF1। M1 आपका 0.1 मोलर है, वॉल्यूम हमने 10 ml लिया है, और NF1 कितना एन फैक्टर है, तो एक H प्लस यहां से मिलेगा। प्लस में M2V2 NF2 तो 0.5 मोलर सोल्यूशन है, 50 ml हमने ले रखा है, और यहां से H2SO4 से NF2 दो, हमें दो H प्लस एक साथ मिलेगा, और टोटल वॉल्यूम 50 और 10 60। बस इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से ये आ गया 10, 10 × 0 तो ये एक आ जाएगा, और ये 50 × 2 100, 100 × 5 500, 10 बचेगा, सॉरी 50 बचेगा यहां से, यही होगा ना? 0.5, ये आधा है, आधा से दो को मल्टीप्लाई करोगे तो एक हो जाएगा, और 50 बच गया, 50 और 50 10 60, ये आया 51/60। ठीक है। अब ये आ गया आपका H प्लस कंसंट्रेशन। वहां पे आपको ऐसा दे रखा होगा कि अच्छे से वैल्यू आएगा, ऐसे 51/60 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। अब क्या करेंगे, जो भी इसका वैल्यू आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन 51/60। अगर इतना गंदा सा आएगा तो वो दे रखा होगा कहीं आपको किनारे, कि लॉग ऑफ 51/60 की वैल्यू कितना होती है। क्या आपको समझ में आया? मुझे ये बताओ, पीएच पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा यहाँ से? पीएच यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पीएच बताते समय शायद मैंने ऊपर ये नहीं बताया कि कहाँ से एसिडिक कहाँ से बेसिक होता है। पता है या लिख दूं? जो पीएच इज इक्वल टू 7 पे न्यूट्रल होता है, पीएच आपका ग्रेटर देन 7 पे बेसिक होता है, एंड पीएच आपका लेस देन 7 पे एसिडिक होता है। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, यहां से पीएच निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है? जल्दी करो, थोड़ा जल्दी। अरे कहीं कुछ नहीं जाएगा बाबा, 51/60 एक से छोटा होगा ना, दिस इज लेस देन 1। लॉग 1 पे 0 होता है, और लेस देन 1 का अगर लॉग लोगे, ये हमेशा आपका निगेटिव में आएगा, और चूंकि एक निगेटिव पहले से लगा है, तो निगेटिव निगेटिव यहां से पीएच पॉजिटिव आएगा। ठीक। तो क्या अगर कोई ये कहे कि पीएच कभी निगेटिव नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है? मैं एक स्टेटमेंट दूं कि पीएच कैन नॉट बी निगेटिव? नहीं, पीएच कैन बी निगेटिव ऑल्सो फॉर इनऑर्गेनिक एसिड्स, लाइक H2SO4, HCl, HF। ठीक है। एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉरी, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितने हैं, या बेंजोइक एसिड, इन सब के लिए पॉजिटिव होता है, पर जो इनऑर्गेनिक एसिड है, लाइक H2SO4, HCl, HF, HNO3, इन सब के लिए निगेटिव भी हो सकता है, और जाता है -2 -3 भी होता है, -4 -5 भी होता है। तो मैं बहुत दिन तक मेरे को नहीं पता था, मुझे लगता था कि केवल 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक, 1 से 7 तक, 7 के नीचे 6.9 तक मान लो कि एसिडिक हो गया 1 से लेके, और 7 वाला न्यूट्रल हो गया, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक हो गया, 14 से ऊपर नहीं होता। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, 14 से ऊपर भी होता है पीएच। ठीक। ये जो स्केल आपके लिए डिफाइन किया गया, बस वो 14 तक है। समझ में आया? तो यहां से ये पीएच का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे नहीं पता।
पर आपको जो दे रखा हो कैलकुलेशन ऐसे करना है। तो ये तो हुआ दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाओगे। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो आपको बताना है कि अगर दो बेस को मिला दिया जाए, कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू बेसेज, कौन है, 0.1 मोलर NaOH को मिला रहे हैं हम 50 ml, लेट सपोज, किससे, 1 मोलर 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और ये 100 ml है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, क्या समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिक्स किए जा रहे हैं। अब लेट सपोज एसिड और बेस मिक्स कर दिए जाए। क्या बोला मैंने? लेट सपोज आपसे बोल दिया जाए कि हमने 10 ml HCl को 5 ml NaOH के साथ मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ कि मिक्सचर का पीएच क्या होगा। क्या बोला? एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए से, अगेन अब हम जो हैंडल करने जा रहे हैं वो है मिक्स मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम एसिड और बेस को मिक्स करने जा रहे हैं, उसमें हम देखने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो, जो एसिड होगा उससे H प्लस आएगा, और जो बेस होगा उससे OH माइनस आएगा। और क्या होगा, पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना एसिड बेस का, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। फिर उसके बाद जितना H प्लस बच जाएगा वो पीएच तय करेगा, या जितना OH माइनस बच जाएगा वो पीएच तय करेगा। लाइक मैं कह दूं कि 0.1 मोलर HCl को हमने, और ये 10 ml था, या 100 ml मान लो, 100 ml HCl को हमने 0.5 मोलर NaOH के साथ, जो कि 50 ml था, मिक्स कर दिया। अब बताओ इसका पीएच क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा? हेलो, एम आई ऑडिबल? बोलना होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं, मेरे को आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो देखो, अब एसिड और बेस को मिक्स किया जा रहा, तो हम ये देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल एसिड आया और कितना नंबर ऑफ मोल बेस आया, क्योंकि हमें इससे कुछ नहीं पता चलेगा, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। मोल क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना, C इज इक्वल टू एन बाई वी, या M इज इक्वल टू एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी को, कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, सो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल। तो हमने कर दिया, यहां से N1 आएगा, नंबर ऑफ मोल जो आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 100 से 0.1 को मतलब 10 बचेगा, और मिलीलीटर है इसलिए ये मिली मोल आएगा। सही है? इधर N2 जो होगा वो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अगेन करेंगे, तो 0.5 इंटू 50, तो ये चला गया 25 मिलीमोल। क्या आपको समझ में आया? ये दोनों मल्टीप्लाई किया हमने, कैसे पता चला? तो ये देख लो, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 ml से आया था ये 10 मिली मोल, और ये आया था आपका N2 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू 25 मिली मोल। अगर ये लीटर में होता तो मोल आता, मिलीलीटर में है इसलिए यहाँ पे मिली मोल आ रहा। समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि दोनों को मिक्स करने पे फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा?
फास्ट टाइम नहीं है। हाँ, गुड। 10 मोल ही एसिड है। 10 मोल से 10 मोल बेस रिएक्ट कर जाएगा, पर 15 मिलीमोल, सॉरी मिलीमोल में 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल बेस से रिएक्ट कर जाएगा, पर 15 मिलीमोल फिर भी इसमें से बेस का OH माइनस बचा रहेगा। तो फाइनल सोल्यूशन बेसिक होने वाला है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि दोनों को मिक्स करने पे फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। आसान क्वेश्चन। तो जस्ट मिलीमोल निकालो, देखो कि कौन ज्यादा है। अगर यहीं से एन फैक्टर अगर 2 होता, लाइक एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड होता, तो OH माइनस 3 मिलता, तो यहां 3 से भी मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक एक में 3 3 मिलता ना एक एक से। तो एन फैक्टर भी साथ में मल्टीप्लाई होता। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर भी होता है। क्योंकि आप में सिलेबस में उतना ज्यादा एन फैक्टर बार बार नहीं आता, केवल रिडॉक्स में पढ़ाया जाता है एन फैक्टर। मोल कॉन्सेप्ट में उतना ज्यादा नहीं आता, इसलिए बहुत चर्चा नहीं होता। और ये मोल कॉन्सेप्ट में भी शायद मुझे लग रहा है कि इस समय पढ़ाया हूं, तो फिर से मैं रिवाइज भी हो जाएगा आपको। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? तो फाइनल फॉर्मूला आएगा H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन, जो भी होगा आप देख लेना। वो कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा होगा वो बचेगा। ठीक। H प्लस और OH कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा N1 V1, सॉरी M1 V1 NF1 माइनस का N2, सॉरी M2 V2 NF2 अपॉन V1 प्लस V2। इसे घटाना है एक में से दूसरे को, जो बड़ा होगा उसको लेना है और हमेशा इसे मॉड में रखना है। मॉड में एसिड में से बेस, अब इसमें तो स्पेसिफाई नहीं है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप किसी को किसी में रख दो। बस फाइनल जो आएगा वो बाहर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी निगेटिव में तो नहीं जाएगा ना। -5 कंसंट्रेशन ऐसा नहीं होता। पीएच निगेटिव में जाता है, ये नहीं जा सकता। तो ये मॉड में रखेंगे, पुट करेंगे, बाहर आएगा। अब जैसे देखो, अब हमें नहीं पता कि यहाँ से H प्लस OH माइनस में से कौन सा लेना है, तो हमने पुट किया यहाँ पे। ये सेम तो N1 का वैल्यू रखा हुआ है, तो ये आया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस, अच्छा एन फैक्टर भी यहाँ पुट कर लो 1, माइनस M2 आपका कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर NaOH का भी OH माइनस एक ही देगा, ये भी एक ही दे रहा था तो एक ही रख दिया, अपॉन V1 प्लस V2 कितना है 100 ml मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी प्लस में 50 ml। अब देखो कितना आ रहा है, यहाँ से मॉड में रखेंगे, ये आएगा एक। एक तो ऊपर भी आया था, एक आया, गलत किया क्या मैं? ये 100 ml है ना, तो ये 10 की जगह पे ये 100 होगा ना, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहां से ये 10 आ गया, और ये माइनस का, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? अगर 50 को, हाँ सही है, तो ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन ये हो जाएगा 150। क्या समझ में आया? अब चूंकि ये बड़ा है तो ये निगेटिव में आएगा 15/150। और चूंकि अब यहां से हमें पता चला कि ये बेस वाला पार्ट हमने लिखा है, ये क्या है, ये बेस वाला पार्ट है, और ये एसिड वाला पार्ट हमने लिखा था। तो बेस बढ़ा है, बेस बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस बड़ा है एसिड से। अब चूंकि हमने इसीलिए मॉड लगाया था ताकि पॉजिटिव में निकाल पाऊं मैं, तो OH माइनस कंसंट्रेशन यहां से आ जाएगा 15/150 पॉजिटिव में, ये हो जाएगा 1/10। क्या समझ में आया आपको? अब इसको मैं लिख सकता हूं ना 10⁻⁻1। देखो, अब हमें पीएच निकालने के लिए पहले पीओएच चाहिए, तो पीओएच इज इक्वल टू
माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। यहां से आया माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया है, 10 की पावर -1। यही है ना। अब हमें पता है कि 10 की पावर ये -1 को मैं आगे लगा सकता हूं, तो ये -1 आगे आया, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। और ये हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू, क्योंकि ये बेस 10 पे है, दोनों सेम होने पे 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा पीओएच आया 1। अब देखो, अगर आपको थोड़ा भी दिमाग काम करेगा तो आप गलत कभी भी आंसर नहीं लगाओगे, आपको पता चलेगा कि 1 पे एसिडिक होता है ना, 7 से कम है तो। पर हमें पता है कि बेसिक होता है, हमें ऊपर से पता है ना कि हम हमारा बेसिक आएगा फाइनल। तो इसका मतलब ये पीएच नहीं पीओएच निकला है। तो अगर दिमाग होगा तो पता चल जाएगा कि जो 1 है, पीएच कभी नहीं आ सकता 1, क्योंकि हमें ऊपर से पता है कि ये बेसिक होना चाहिए फाइनल सोल्यूशन। तो ये पीओएच निकला है। सो नाउ पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। सो 14 -1 13। तो ये आपका पीएच होगा मिक्सचर का, पीएच ऑफ मिक्सचर। और देखो, मिक्सचर का पीएच 13 आया मतलब बेसिक, और हम बेसिक ही हमें आना भी चाहिए था। क्या समझ में आया? ठीक है। ठीक है, ये तो था आपका, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनका निकालोगे तो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, या स्ट्रॉन्ग एसिड दो को मिलाओगे तो। वीक एसिड का आपका सिलेबस में नहीं है, थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, बट पूछा नहीं है आज तक, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखूंगा अगर आपको फॉर्मूला, आगे क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ कि वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं। सो पीएच ऑफ वीक एसिड, हम जा रहे हैं वीक एसिड का पीएच निकालने। वहां माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन डायरेक्ट काम नहीं करता है, एच प्लस पता भी हो तो यहाँ पे दो हैं। पहला, कि जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर -6 मोलर हो। अब देखो यहाँ पे ऐसे वीक में ऐसे चलेगा, वहां पे 1/2 ऐसे मोलर चलता था, यहाँ 10 की पावर -6 मोलर चल रहा। तो जब H प्लस कंसंट्रेशन आपका इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा क्या आ सकता है, 10 की पावर -4 मोलर या इस टाइप का। 10 की पावर -4 मोलर तो -6 मोलर से बड़ा होगा ना। देन हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्टली, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। लाइक एग्जाम्पल आपको, लेट सपोज अगर आपको दिया हो कि एच प्लस कंसंट्रेशन किसी का 10 की पावर-4 मोलर है, ठीक है। तो इसका अगर पीएच निकालना हो तो इसका पीएच आप बता सकते हो कि देन पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। और यहां से कह सकते हो कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 की पावर-4 मोलर। तो हम कह सकते हैं कि ये आगे आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 10 की लॉग बेस 10, इसका वैल्यू 1 होता है। सो पीएच से यहां से 4 आ गया। क्या समझ में आया आपको? बट कभी भी अगर आपको, सेकेंड जो था, कभी भी आपको जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 10 की पावर-6 हो, इक्वल तक भी चलेगा। अगर ग्रेटर देन से लेस देन हो गया, एच प्लस कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 10 की पावर-6 मोलर हो, ठीक।
अगर इससे छोटा हो गया तो आपको पता है देन जो H प्लस होता है वो पानी से भी तो आता है ना, पानी का भी तो कंसंट्रेशन, जब H2O जो होता है ये भी तो H प्लस प्लस OH माइनस देता है, और यहां से जो H प्लस आता है वो 10⁻⁷ मोलर होता है ना। याद आया? तो इसके कारण जो H प्लस जब हम निकालते हैं तो हम इसका भी निकालते हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो आपका फॉर्मूला जो होता है अगर इससे बड़ा है उसके लिए H प्लस नेट लिखा जाता है। नेट इज इक्वल टू जो भी आपको दे रखा है वो और पानी का H प्लस कंसंट्रेशन जो एसिड का दे रखा है प्लस H प्लस कंसंट्रेशन जो पानी का वाटर का आपका आने वाला है। मीन्स जब भी H प्लस कंसंट्रेशन लिखोगे वो लिखोगे 10⁻⁷ प्लस में जो भी कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, इसी के नीचे लिखता हूं, प्लस कंसंट्रेशन जो भी आपका एसिड का पूछ रखा होगा उसके साथ H प्लस कंसंट्रेशन जो पानी से आ रहा है वो भी ऐड करोगे। ये कितना आ रहा था? 10⁻⁷ मोलर। एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच ऑफ, आपसे बोला गया कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर CH3COOH। ठीक है, या HCl ही पूछ लिया। HCl यहाँ वीक एसिड का कुछ खास मतलब नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है, सिंपल एसिड ही लिख लो, क्योंकि ये वीक और स्ट्रांग दोनों हो सकता है, बस हमें देखना होता है कि कितना स्ट्रांग और कितना वीक है, तो आपको बस वो देखना होता है। तो पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl दे दिया है, कोई भी एसिड दे दिया, अब इसमें आपसे पूछ लिया, अब बताओ क्या होगा। इस केस में जो नेट H प्लस कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 10⁻⁸ मोलर। फॉर्मूला क्या था नेट के लिए? जो आपका H प्लस कंसंट्रेशन एसिड से आएगा और प्लस में 10⁻⁷ मोलर जो कि पानी से आया है। तो ये 10⁻⁻8 मोलर, देखो 10⁻⁸ मोलर जो है वो 10⁻⁻6 से छोटा है। छोटा है ना, 10⁻⁸ मोलर इज लेस देन 10⁻�6 मोलर। ये दशमलव के बाद 8 जीरो लगेंगे, इसमें दशमलव के बाद 6 ही लगेंगे, ये छोटा है, इसलिए हम लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। तो 10⁻⁸ मोलर प्लस में 10⁻⁷ मोलर, ये दोनों मोलर हैं। हम क्या करेंगे? 10⁻⁷ मोलर, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 0.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर, ऐसे लिख सकता हूं ना, 10⁻⁸ को 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 जो होता है वो 0.1 होता है। ये ब्रेक करना आ रहा है या बताऊं? तो यहां से 10⁻⁻0.1 प्लस 1 और 10⁻⁻7 मोलर को हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ये H प्लस नेट आया। अब आप पीएच वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। नाउ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, और ये दिया है माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻7। बस अब क्या ही करना है, अब तो बस फॉर्मूला आगे चलेगा। दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस को हम प्लस में कर सकते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस में माइनस लॉग ऑफ, या अंदर ही सीधे ले लेते, ऐसे कर लेते हैं, माइनस को बाहर रहने देते हैं जैसे है वैसे। दिस a इंटू बी से a प्लस बी में लग जाएगा लॉग लॉग 10⁻⁻7, और ये आ जाएगा लॉग 1.1 की वैल्यू आपको पता है 0.04 होता है, तो ये माइनस में, या ऐसे ही रहने दो, 0.04
और ये 7 आगे आ जाएगा तो माइनस का 7 log 10, इसका वैल्यू 1 होगा। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये माइनस में 0.04 प्लस में 7, और ये आ जाएगा, इसे घटा दोगे तो 6.96। ये आपका आया पीएच। हाँ, तो पीएच आपका आ गया 6.96। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पता होता तो आपका पीएच पता है कितना आता? अगर आप पानी वाला ऐड नहीं करते तो आपका पीएच आता 10⁻⁻8 मोलर से। देखो, यहाँ पे अगर पानी आप ऐड नहीं करते तो डायरेक्टली 8 आगे आ जाता और आप कहते इसका पीएच 8 है। क्या समझ में आया आपको? और पीएच 8 पे सोल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? हेलो, पीएच 8 पे सोल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? बेसिक होना चाहिए। पर हमें पता है कि जब HCl का सोल्यूशन है तो वो बेसिक कैसे हो जाएगा? समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का, कि हम वाटर क्यों ऐड कर रहे हैं? अगर HCl हमने मिलाया है तो एसिडिक होना चाहिए ना। पर यहां से तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन करोगे इसको, अगर सीधे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, तो ये माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁸ और ये -8 आगे जाएगा, माइनस माइनस कट गया, log 10 1 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा पीएच। अब पीएच 8 का मतलब 7 से ज्यादा बेसिक है। HCl घोलने पे बेसिक कैसे हो गया? वो तो एसिडिक होना चाहिए। इसलिए हम HCl के साथ यहाँ पे जब बहुत ज्यादा एसिडिक, ये जो बहुत कम है, एसिडिक बहुत ज्यादा कम है, मोलारिटी बहुत कम है, तो हम वाटर का साथ में ऐड कर रहे हैं। अब देखो 6.96 आया है, 7 से कम हो गया ना, इसलिए अब ये स्लाइटली एसिडिक हो गया। एसिडिक ही होना चाहिए जब मोलारिटी बहुत कम है। इतना ज्यादा कम है, 10⁻⁻8 मोलर है, तो बहुत कम एसिडिक होगा। तो यस, बहुत कम एसिडिक है, जस्ट न्यूट्रल के पास है। पर न्यूट्रल नहीं है या बेसिक नहीं है, एसिडिक ही है, क्योंकि हमने HCl मिलाया है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये याद रखना। अच्छा, लेट सपोज अगर आप पीएच ना पॉलीबेसिक एसिड का निकालने जाओ, कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछा नहीं है, पर इन केस अगर कभी पूछ ले पॉलीबेसिक एसिड का पीएच, तो पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड जो होता है ना, वो पहला जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बस उसी को लेते हैं हम। सबको नहीं लेते, ये मल्टीप्लाई करके के नहीं निकालते, क्योंकि इनसे ये सब बहुत कम होते हैं एसिडिक। तो बस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। पीएच नहीं, ज्यादातर तो आपका पीके निकाला जाता है यार। फिर या तो फिर वो फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ये वाला पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पीके के जगह पे pK 1 केवल लगाओगे और log C। समझ में आया? यहाँ पे जब आपके पास के टू के थ्री ढेर सारा है, तो ये नहीं कि अब सबको मल्टीप्लाई करो, के निकालो फिर उसका पीके निकालो और फिर log C के साथ निकालो पीएच। अगर पॉलीबेसिक एसिड है, एक से ज्यादा H प्लस, जो पहला वाला है वही ले लो, हो गया, और कुछ भी नहीं। सेम अगर बेस के लिए निकालना है तो POH लिख लोगे, पीएच के जगह पे POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और pKa 1 के जगह पे pKb 1 माइनस लॉग सी। ये होता है फॉर पॉलीबेसिक एसिड। क्या समझ में आया? अब तो कितना समझ में आया है वो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी समझ में आएगा।
तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना। पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस का 10 मोलर HCl। एंड देन दूसरा क्वेश्चन है आपका, पीएच ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? 0.1 मोलर H2SO4 को मिक्स किया जा रहा है 1 मोलर एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से, और इसका आपको पीएच बताना है। अच्छा, दोनों हैं कितने कितने? तो ये मान लो, लेट सपोज कि 100 ml है, और ये मान लो 5 ml है। ठीक है, समझ में आया? ऑडिबल? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो मैं क्लास एंड करूं? ठीक, ठीक है, थैंक यू। रिवाइज कर लेना, और कोशिश करने जो जो पढ़ाया हूँ उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, पीवाईक्यू से हो जाएंगे। ठीक।